हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे प्लाज्मिड्स के बारे में। जैसा कि आपने काफ़ी जगह पे नाम सुना होगा पहले से ही कि प्लाज्मिड्स यूजुअली प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो ये क्या होते हैं, इनका फिज़िकल नेचर क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज़, ये किस किस टाइप के होते हैं और इनका रेप्लिकेशन कैसे होता है और इनका यूजेस क्या है, इन सभी मुद्दों पे आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे। तो सबसे पहले प्लाज्मिड क्या होते हैं, ज़रा इनके बारे में हम देखते हैं। प्लाज्मिड जैसे कोई भी प्रोकैरियोटिक सेल हम अगर लेते हैं तो उनमें जो डीएनए होता है वो एक तो हुआ मेन जीनोम या मेन क्रोमोसोम के फॉर्म में, है ना। सिंगल क्रोमोसोम रहता है, कोवलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर ट्रिपल सी डीएनए, दैट इज कॉल्ड द मेन क्रोमोसोम। ओके, इस मेन क्रोमोसोम के अलावा भी कुछ डीएनए के हिस्से होते हैं जो कि सर्कुलर होते हैं अक्सर, यानी वो कभी कभी सर्कुलर होते हैं, कभी कभी वो कैसे हो जाते हैं, लीनियर। लेकिन लीनियर का नंबर थोड़ा कम होता है, सर्कुलर थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो डीएनए है, इस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को क्या कहा जाता है, प्लाज्मिड। लेकिन दोस्तों बात यहाँ पे कंप्लीट नहीं होती है। सिर्फ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होना काफ़ी नहीं है। वो तो जैसा आपने पढ़ा है ना कि पैरासेक्सुअल कुछ एक्टिविटीज़ होती है, ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसडक्शन है, सेक्सडक्शन है। तो इनमें ट्रांसफॉर्मेशन में जैसे बाहर से कोई भी डीएनए आ गया, लीनियर डीएनए आ गया, ठीक है, लेकिन वो प्लाज्मिड नहीं होगा, ज़रूरी नहीं है। इसी तरीके से ट्रांसडक्शन वायरस मीडिएटेड ट्रांसफ़र होता है, तो वो भी डीएनए जो होगा वो भी प्लाज्मिड नहीं होगा। तो फिर ऐसी क्या इंपॉर्टेंट बात रह गई है जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहने के बाद भी प्लाज्मिड को डिफाइन नहीं करती है? फ्रेंड्स, वो बात यह है कि उनमें खुद ब खुद रेप्लिकेट करने की काबिलियत होनी चाहिए। इसका मतलब उनमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। तो कंप्लीट डेफिनेशन आप क्या कह सकते हैं? जेनेटिक एलिमेंट्स और द डीएनए सीक्वेंस in addition to bacterial chromosome, that is the so-called nucleoid, exist in the bacterial cells and they replicate autonomously. This is called plasmid. लेडरबर्ग ने सबसे पहले ये प्लाज्मिड टर्म को कॉइन किया था, उन्होंने ये प्लाज्मिड नाम लिया था सबसे पहले। उसके बाद में आज तक की डेट में कई सारे नेचुरली अकरिंग प्लाज्मिड्स देखने को मिले हैं, आइसोलेट भी किए गए हैं, कैरेक्टराइज भी किए गए हैं, है ना। और कुछ आर्टिफिशियली मॉडिफाइड प्लाज्मिड भी डेवलप करे गए हैं। उनकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है? जेनेटिक इंजीनियरिंग में। हम सभी वाकिफ़ हैं इस बात से कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है। जीन लेवल पे, जीनोम लेवल पे जो माइक्रो इंजीनियरिंग है उसको हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें हम किसी एक ऑर्गेनिज्म से जीन लेकर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। इस फिनोमेना को जनरली क्या बोला जाता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। और इस टेक्नोलॉजी को क्या बोला जाता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो उसमें जो प्लाज्मिड्स हैं उनको एज अ वेक्टर काम में लिया जाता है। जैसे बीटी कॉटन का नाम हम सभी ने सुना है। तो बीटी कॉटन क्या है? बीटी स्टैंड्स फॉर बेसिलस थुरिनजेनेसिस। तो बेसिलस थुरिनजेनेसिस एक बैक्टीरिया है, उससे एक जीन लिया जाता है क्राई, CRY जीन, और उस क्राई जीन को बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में डाल के उस प्लाज्मिड को किस में इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है? कॉटन में। तो हम उसको, उस फिनोमेना को क्या बोलेंगे? जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। तो सभी प्लाज्मिड ऑटोनॉमसली रेप्लिकेट करते हैं और अंदर जाने के बाद में अपना कॉपी नंबर बढ़ा लेते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, जितना उनको एनवायरनमेंट अलाउ करता है उस सेल का, उतना ही वो अपना कॉपी नंबर बढ़ा लेते हैं। लेकिन जनाब कुछ प्लाज्मिड ऐसे भी हैं वो अकेले दम पर रेप्लिकेट तो कर ही देते हैं, ओके।
लेकिन कभी कभी वो प्लाज्मिड मेन क्रोमोसोम में जाके फ्यूज हो जाते हैं और वहाँ मेन क्रोमोसोम के अकॉर्डिंगली भी रेप्लिकेट करते रहते हैं। जैसे जैसे मेन क्रोमोसोम रेप्लिकेट करेगा वैसे वैसे वो प्लाज्मिड जो इंटीग्रेटेड है वो भी रेप्लिकेट करता चला जाएगा। तो ऐसे प्लाज्मिड्स को एक नया नाम दिया जाता है एपिसोम्स। सो एपिसोम्स क्या होते हैं? एपिसोम्स आर द प्लाज्मिड दैट कैन रेप्लिकेट ऑटोनोमसली as well as in their integrated form with the main chromosome. सो ये एपिसोम की खास बात होती है, वो इंटीग्रेटेड और ऑटोनोमस दोनों सिचुएशन में ही रेप्लिकेट करने की काबिलियत रखते हैं। ओके, तो ये कुछ स्पेशल, जैसे इसका फाइनेस्ट एग्जांपल क्या है जो हम जानते भी हैं, एफ प्लाज्मिड या एफ फैक्टर जो आप पढ़ते हैं ना कॉन्जुगेशन के टाइम पे। एफ फैक्टर है, HFR स्ट्रेन्स बन रहे हैं, हाई फ्रीक्वेंसी स्ट्रेन्स बन रहे हैं, ठीक है। सेक्स रिडक्शन फिनोमेना में एफ प्लाज्मिड का रोल होता है। तो ये सारे के सारे एफ पॉजिटिव, एफ नेगेटिव सेल, कुछ कुछ याद आ रहा होगा आपको पुरानी बातें पढ़ने पे, और बाकी आप आने वाली क्लासेस में पढ़ते तो जाएंगे ही इनको, ठीक है। तो ये एपिसोम्स क्या होते हैं? वो प्लाज्मिड जो मौका मिलने पर खुद भी रेप्लिकेट कर लेते हैं और मौका मिलने पर वो मेन क्रोमोसोम में इंटीग्रेट होकर वहाँ पर भी रेप्लिकेट कर लेते हैं। तो आपको एक बात तो समझ में आ गई कि प्लाज्मिड को सिर्फ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल एलिमेंट कहना, जेनेटिक एलिमेंट कहना काफ़ी नहीं है, हमें ये बात भी कंसिडर करनी पड़ेगी कि वो रेप्लिकेट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इनके फिजिकल नेचर क्या है? जाहिर सी बात है ये एक डबल स्ट्रैंडेड DNA है और वो कैसा होगा? कोवलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर, जैसे मेन क्रोमोसोम होता है ज़्यादातर। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि लीनियर प्लाज्मिड होता है, जैसे बोरीलिया के केस में लीनियर प्लाज्मिड होगा, ठीक है। अच्छा, जब ये सर्कुलर फॉर्म में होते थे सुपर कॉइल्ड रहते हैं, सुपर कॉइल्ड कॉन्फ़िगरेशन रहता है जिसकी वजह से इनमें कॉम्पैक्टनेस आ जाती है। सुपर कॉइल्ड जैसे लैंडलाइन जो टेलीफोन होता है उसका जो वायर होता है वो कई बार एक दूसरे के ऊपर, जो हेलिकल टर्न लिए हुए होता है वो एक दूसरे के ऊपर नॉट्स डेवलप कर लेता है, उसको हम बोलते हैं सुपर कॉइलिंग। तो वैसा ही DNA होगा जो सुपर कॉइल्ड स्टेट में रहता है। सो व्हाट्स द फिजिकल नेचर? इट इज ए कोवलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड DNA फाउंड एग्जिस्ट इन द सुपर कॉइल्ड एंड कॉम्पैक्ट फॉर्म। ओके, अब इनका कॉपी नंबर का मतलब सिंपल सा ये होता है कि किसी प्लाज्मिड की कितनी कॉपी उस सेल में प्रेजेंट है। कुछ केसेस में 1-2 कॉपीज़ होती है, लेकिन कुछ केसेस में 100+ कॉपीज़ भी होती है। तो हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट होगा अगर हम रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें? सपोज कर लीजिए मुझे इंसुलिन जीन का प्रोडक्शन करवाना है और ई कोलाई में करवाना है। पहली बात तो ये कि मुझे ई कोलाई में क्यों करवाना है? वो इसलिए करवाना है कि ई कोलाई सेल 20 मिनट में 1 से 2 हो जाती हैं, रेप्लिकेट कर जाती हैं, और अगले 20 मिनट में 2 से 4 हो जाएंगी, यानी 40 मिनट में 4 होगी, अगले 20 मिनट में 8 हो जाएंगी, अगले 20 मिनट में 16 हो जाएंगी। तो ऐसा करते करते उनका जो फास्ट रेप्लिकेशन है, उस फास्ट रेप्लिकेशन में अगर मैं उसमें जीन डाल दूं, इंसुलिन का जीन डाल दूं, तो कुछ ही दिनों में उस इंसुलिन जीन की कॉपी जो होगी वो काफ़ी सारी हो जाएंगी, और काफ़ी सारी कॉपी से काफ़ी सारा इंसुलिन बनेगा जिसको हम एक्सट्रैक्ट करके और ह्यूमन बीइंग के लिए हम काम में ले सकते हैं, डायबिटिक पेशेंट के लिए हम काम में ले सकते हैं। ये तो रहा एक नॉर्मल प्लाज्मिड के बाद। अब सोचिए अगर एक ही ई कोलाई के अंदर जिस प्लाज्मिड वेक्टर के में इंसर्ट करके मैंने इंसुलिन जीन डाला, वो प्लाज्मिड ई कोलाई सेल में जाने के बाद में 100 कॉपी में तब्दील हो जाता है, तो इंसुलिन की ऑटोमेटिकली एक ही सेल में कितनी कॉपी होगी? 100 कॉपी। और अगले 20 मिनट में वो डबल हो जाएंगी, और उससे अगले 20 मिनट में डबल हो जाएंगी। तो ये हमारे लिए बहुत सारा इंसुलिन इकट्ठा करने का एक तरीका है। तो जाहिर सी बात है हमारे लिए फेवरेबल कौन से वाले प्लाज्मिड होते हैं रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से? वो प्लाज्मिड जिनका कॉपी नंबर ज़्यादा हो। और ये कॉपी नंबर कंट्रोल कौन करता है? ये प्लाज्मिड पर ही लगे हुए जीन्स होते हैं जो या तो खुद ब खुद कंट्रोल कर लेते हैं या होस्ट जीन के साथ में इंटरेक्ट करके वो तय करते हैं कि किसी पर्टिकुलर प्लाज्मिड का कॉपी नंबर कितना होना चाहिए।
अब इनके प्लाज्मिड्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में बात कर ही लिया पहले से। पहली चीज़, एक प्लाज्मिड जो होगा वो किसी एक या उससे संबंधित या उससे जो रिलेटेड बैक्टीरिया हैं उनमें ही प्रेजेंट होगा। ऐसा नहीं है कि एफ प्लाज्मिड अगर किसी एक बैक्टीरिया में है, ई कोलाई में है, तो ई कोलाई से डिस्टेंटली रिलेटेड में भी एफ प्लाज्मिड मिलेगा ही मिलेगा, जरूरी नहीं है। ई कोलाई से रिलेटेड जो दूसरे बैक्टीरिया हैं उनमें एफ प्लाज्मिड के मिलने की संभावनाएं ज़्यादा होंगी। दूसरी बात, ये इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन कर सकता है। तीसरी बात, ये अपने ट्रांसफ़र को भी एनकोड करता है। याद करिए कॉन्जुगेशन फिनोमेना, जिसमें एफ प्लाज्मिड पे कट लगता है और रोलिंग सर्कल मॉडल से वही एफ प्लाज्मिड का एक जो कॉपी होगा वो एफ नेगेटिव सेल में चला जाता है। तो ये जो ट्रांसफ़र हुआ, इस ट्रांसफ़र के लिए कट लगना ज़रूरी है। कट लगाने वाला एंडोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस को बनाने वाला जीन कहाँ होगा? ट्रा रीजन ऑफ एफ प्लाज्मिड में, ट्रांसफर रीजन ऑफ एफ प्लाज्मिड में ही वो जीन होगा। तो कहने का मतलब प्लाज्मिड खुद अपने ट्रांसफर से संबंधित जीन्स रखता है। और आखिरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इनकी कि उन काफ़ी सारे प्लाज्मिड होते हैं जो एपिसोम्स की तरह काम कर सकते हैं। एपिसोम्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड। नेचुरली अकरिंग प्लाज्मिड के कई सारे टाइप्स हैं। जैसे पहला एफ प्लाज्मिड या एफ फैक्टर। एफ स्टैंड्स फॉर फर्टिलिटी। इट वाज द फर्स्ट प्लाज्मिड टू बी डिस्क्राइब्ड एंड it is having major role in the conjugation phenomena of bacteria E. coli. It has 3 reasons. REP genes जो उसी प्लाज्मिड का जो रेप्लिकेशन है उसको कंट्रोल करते हैं। कई सारे ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स क्या होते हैं? जंपिंग जीन्स, ठीक है, वो भी इन्वॉल्व होते हैं। और वो जीन्स इसके एपिसोम की तरह भी काम करवाते हैं। तीसरा, ट्रा रीजन। इस रीजन में वो जीन्स होते हैं जो उस प्लाज्मिड को ये एक एबिलिटी देते हैं कि वो कॉन्जुगेशन के थ्रू दूसरे एफ नेगेटिव सेल में एंटर हो जाए। ओके, तो ये अगर हम इसका जीनोम मैप देखें तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ओराइटी है। ओराइटी मतलब ओरिजिन ऑफ ट्रांसफर, यानी जो ट्रांसफ़र के टाइम पे कट लगेगा वो यहाँ लगेगा। उसके बाद में ट्रा रीजन है, यानी इसमें वो जीन्स हैं जो ट्रांसफ़र के लिए ज़रूरी हैं। इसके बाद में IS3, ट्रांसपोजोन 1000, IS3, IS2, ये सारे क्या हैं? ये ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स हैं। और REP जीन्स आप देख पा रहे हो जो ब्लैक कलर का लाइन है। REP जीन्स मतलब जीन्स दैट रेगुलेट द रेप्लिकेशन। तो मेनली कौन कौन से रीजन हो गए? रैप जीन्स, ट्रा रीजन एंड ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स। ओके, दूसरे टाइप का प्लाज्मिड आता है आर प्लाज्मिड। आर स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस। इन प्लाज्मिड में ऐसे जीन्स होते हैं जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार दे। तो अगर जिन जिन ऑर्गेनिज्म में, जिन जिन प्रोकैरियोट्स में या बैक्टीरिया में आर प्लाज्मिड हैं, तो जिन एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट में ये आर प्लाज्मिड के जीन्स प्रेजेंट होते हैं, उन एंटीबायोटिक का अब उन बैक्टीरिया पे कोई असर नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो जीन्स हैं उनकी क्या एबिलिटी होती है? या तो वो एंटीबायोटिक्स को क्या कर देंगे? डिस्ट्रॉय कर देंगे, या तो उनको मॉडिफाई कर देंगे, यानी इनइफेक्टिव कर देंगे। ठीक है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे आर नॉट यूजुअली इंटीग्रेटेड इनटू होस्ट क्रोमोसोम। मतलब ये एपिसोम की तरह काम नहीं करते। एफ प्लाज्मिड एपिसोम की तरह काम करते हैं, लेकिन आर प्लाज्मिड एपिसोम की तरह काम नहीं करते। और तीसरा इनसे संबंधित जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आर प्लाज्मिड का मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों? क्योंकि आर प्लाज्मिड को रखने वाले जो बैक्टीरिया हैं उनकी जो नेचुरल पॉपुलेशन है वो प्रोफाउंडली थ्राइव करेगी। ओके, और जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है
अगर कोई आता है तो उनका जो ट्रीटमेंट है वो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एंटीबायोटिक्स का तो उन पर असर ही नहीं होता। ओके, सो these are plasmid spread through natural populations and can have a profound consequence in the treatment of bacterial infection. तो अगर हम इनसे इन जीन्स को हम ले लें तो, और उन जीन्स को अगर ह्यूमन बीइंग में या किसी पॉपुलेशन में हम इंसर्ट कर दें तो जाहिर सी बात है कि उन पर एंटीबायोटिक का जो असर है वो नहीं होगा। ठीक है, तो ये आर प्लाज्मिड की ओवरऑल कहानी है। तीसरे टाइप के प्लाज्मिड हम पढ़ते हैं विरुलेंस प्लाज्मिड। विरुलेंस प्लाज्मिड विरुलेंस प्रोवाइड करवाते हैं, यानी पैथोजेनिसिटी प्रोवाइड करवाते हैं कि कोई पर्टिकुलर बैक्टीरिया अपने होस्ट पर कितना पैथोजेनिक होगा, यानी कितना रोग कारक होगा, ये तय करने वाले जो जीन हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं, विरुलेंस प्लाज्मिड में। ठीक है, यानी अगर विरुलेंस प्लाज्मिड का नंबर ज़्यादा है या किसी बैक्टीरिया में विरुलेंस प्लाज्मिड है तो वो अपने होस्ट पर ज़्यादा पैथोजेनिसिटी शो करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल टीआई प्लाज्मिड, जिसका नाम हमने सभी ने सुना होता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन से। टीआई प्लाज्मिड जो होता है एग्रोबैक्टीरियम का, वो क्राउन गॉल डिजीज कॉज करता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में। कहाँ क्राउन गॉल कहाँ बनता है, गॉल मतलब एक बॉल जैसा सा स्ट्रक्चर बनेगा और वो एक कैंसरस ग्रोथ है, और वो कहाँ होता है, जहाँ स्टेम और रूट्स दोनों का जो जॉइंट है उस जॉइंट पर ये क्राउन गॉल डेवलप होता है, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, टीआई प्लाज्मिड। इसी तरीके से ई कोलाई के कुछ पर्टिकुलर स्ट्रेन्स हैं जो एंटेरोटॉक्सिन को रिलीज करते हैं, और ये एंटेरोटॉक्सिन डायरिया कॉज कर देते हैं। ठीक है, क्यों डायरिया कॉज कर देते हैं, क्योंकि वो होस्ट में जाकर ह्यूमन बीइंग्स में या होस्ट में जाकर वो वाटर और सॉल्ट का एक्सेसिव सिक्रीशन कॉज कर देते हैं, इंड्यूस कर देते हैं। तो ये एंटेरोटॉक्सिजेनिक जो स्ट्रेन्स हैं, इनके पास में भी कौन से टाइप के प्लाज्मिड होते हैं, विरुलेंस प्लाज्मिड। चौथा टाइप का प्लाज्मिड आ जाता है कॉल प्लाज्मिड। ये जो पर्टिकुलर कॉल प्लाज्मिड है, ये एक बैक्टीरिया को ऐसी ताकत देते हैं जिसकी वजह से वो दूसरे बैक्टीरिया को मार देते हैं। अब ये ताकत क्या है, ये केमिकल की फॉर्म में होता है, एंड दोज केमिकल्स आर कॉल्ड बैक्टीरियोसिन। ये बैक्टीरियोसिन क्या करते हैं, ये या तो अपने कॉम्पिटिटर जो बैक्टीरिया है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पोरस कर देंगे, यानी उनमें छेद डेवलप कर देंगे जिसकी वजह से वो मर जाएगा, या तो उनके डीएनए या आरएनए को या सेल वॉल को इनको तोड़ देते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ई कोलाई कोलिसिन बैक्टीरियोसिन डेवलप करता है। इसी तरीके से लैक्टिक एसिड जो बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस, वो निसिन ए बैक्टीरियोसिन बनाता है, और ये जो निसिन ए है वो कई सारे टाइप के ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देता है, और इसीलिए निसिन ए को फूड इंडस्ट्री में प्रिजर्वेटिव के तौर पे काम में लिया जाता है। प्रिजर्वेटिव समझ रहे हैं ना, कि अगर हम फूड आइटम्स के साथ में प्रिजर्वेटिव मिला दें तो उसका जो शेल्फ लाइफ है, यानी वो कई दिनों तक रखा अगर रहेगा तो खराब नहीं होगा। तो ये प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में किसको मिलाया जाता है, कई बार निसिन को। और निसिन क्या है, एक बैक्टीरियोसिन है जो कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से हमें मिलता है। ठीक है, तो ये हमारे 4 टाइप के हमने प्लाज्मिड्स के बारे में बात करी। अब हम बात करते हैं कि इनका रेप्लिकेशन कैसे होता है। ऑटोनॉमस रेप्लिकेशन होता है क्योंकि इनके पास में अपने ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं। ओके, और कई बार तो इनके पास में जो बड़े साइज के प्लाज्मिड होते हैं उनके पास में वो जीन्स भी होते हैं जो प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन के एंजाइम्स बनाते हैं। ठीक है, साइज इनका काफ़ी छोटा होता है इसलिए इनका रेप्लिकेशन बहुत जल्दी हो जाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपको अगर आप याद रख सकते हैं तो रख सकते हैं कि बेसिकली ज़्यादातर जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन
करते हैं। बाई डायरेक्शनल मोड ऑफ रेप्लिकेशन उनमें होता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा मेन क्रोमोसोम या नॉर्मल बैक्टीरियल क्रोमोसोम में रेप्लिकेशन होता है बाई डायरेक्शनल। हालांकि कुछ में यूनिडायरेक्शनल भी होता है, बट मोस्टली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया परस्यू बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन। ओके, इसी तरीके से मोस्ट ऑफ द प्लाज्मिड ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रेप्लिकेट बाई रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म। रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म कैसा? जैसे ई कोलाई में एफ प्लाज्मिड रोलिंग सर्कल से अपनी एक कॉपी एफ नेगेटिव सेल में सेंड करता है, तो उस टाइप का जो मैकेनिज्म है रेप्लिकेशन का उसको क्या बोलते हैं? रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म। तो ये आपको एक थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ध्यान रखना है। ज़्यादातर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के प्लाज्मिड बाई डायरेक्शनली रेप्लिकेट करते हैं और ज़्यादातर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के जो प्लाज्मिड्स हैं वो रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म से रेप्लिकेट करते हैं। और फाइनली अब हम इनके यूजेस के बारे में बात करेंगे। जैसा आप सभी जानते हैं, बायोटेक्नोलॉजी से आजकल बहुत वाकिफ़ हैं कि प्लाज्मिड्स को एज अ वेक्टर काम में लिया जाता है, क्लोनिंग वेक्टर काम में लिया जाता है। तो क्या खास बात है जिसकी वजह से प्लाज्मिड्स को एज अ क्लोनिंग वेक्टर काम में लिया जाता है? एक तो इनका साइज़ बड़ा छोटा होता है, तो आसानी से इनको आइसोलेट किया जा सकता है, इनके साथ छेड़छाड़ करी जा सकती है, इनमें बदलाव करे जा सकते हैं। दूसरा, इनमें इंडिपेंडेंट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, यानी इनको कॉपी नंबर बढ़ाने के लिए आपको कोई समस्या नहीं है, अपने आप ही अपना कॉपी नंबर बढ़ाता चला जाएगा। तो जो भी डिजायर्ड जीन है वो भी अपने आप इनके साथ रेप्लिकेट होता चला जाएगा, इनका नंबर बढ़ता चला जाएगा। तीसरा, मल्टीपल कॉपी नंबर, इनमें इनको अलग से एम्पलीफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आसानी से इनका जो नंबर है वो रेप्लिकेशन अगर फास्ट होता है तो इनका नंबर बहुत जल्दी बढ़ जाता है। और चौथा, इनमें सेलेक्टेबल मार्कर्स प्रेजेंट होते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जैसे फॉर एग्जांपल हैं, वो इनके सिलेक्शन में काम में आ जाते हैं। ठीक है, तो हमें पता लग जाता है कि कोई पर्टिकुलर प्लाज्मिड को हमने जिस सेल में इंट्रोड्यूस किया वो उस सेल के अंदर पहुंचा भी है कि नहीं पहुंचा है। और जैसा कि आप सभी अच्छे तरीके से जानते हैं और आने वाले क्लासेस में हम डिटेल में बात करेंगे कि अगर कोई हमें कॉमन टाइप के प्लाज्मिड के बारे में बताए या पूछे कि वो प्लाज्मिड बताएं जो जीन क्लोनिंग में बहुत अक्सर काम में लिया जाता है, वो कौन सा है? PBR। P स्टैंड्स फॉर प्लाज्मिड, B फॉर बॉलिवर, R फॉर रोड्रिगेज। ओके, 322 उसका स्ट्रेन नंबर है। तो इस तरीके से हमने आज ये प्लाज्मिड के बारे में पूरी बातें करी। आप बहुत अच्छे तरीके से इसको रिवाइज करिएगा। कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, आप इंडिविजुअली व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हैं। तब तक के लिए गवर्नमेंट का नो मास्क नो एंट्री कैंपेन का साथ दीजिए, अपना भी ध्यान रखिए, अपने करीबियों का भी ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ।